let's just read this. Yeah. Sorry, I'm struggling sometimes. Okay, a roadside vendor was the victim of a hit and run accident, after which he was hospitalized in the neurosurgical ICU for head injury. Okay? He improved initially, but his consciousness deteriorated later after receiving IV fluids. CT scan showed no mass lesion, but there was brain edema. Investigations showed sodium 128, potassium 3.8, urea 8, uric acid 2.5. ठीक है, तो if you look at all of these things, the sodium is deranged. ठीक है, there is हाँ जबरदस्त किसी ने आंसर दिया है moderate hyponatremia. बिल्कुल सही, जबरदस्त. ठीक है, तो वैसे हाइपोनेट्रीमिया भी लिख दें तो काफी है, लेकिन बिकॉज अब हमने पढ़ लिया है कि ये मॉडरेट वाला है, तो उसके फिर आप ये जो उसकी क्या कहते हैं डिलीरियम और जो कॉन्शियसनेस डिटीरियोरेट हो रही है वो एक्सप्लेन हो जाता है आपके पास, मतलब उसको सिम्टम्स भी आ रहे हैं. व्हाट इज डायग्नोसिस? इट इज हाइपोनेट्रीमिया. हाउ वुड यू कंफर्म द डायग्नोसिस? हाँ जी बताएं, हाउ वुड यू कंफर्म द डायग्नोसिस? खैर इन्होंने कंफर्म तो कर लिए. लेवल्स कराएंगे. हाँ, सोडियम लेवल्स करा लें. ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल से कंफर्म हो जाएगा. तो इन्होंने भी तो सोडियम लेवल्स कराए हुए ऑलरेडी. या सी दिस उसी से तो कंफर्म हुआ हुआ है. तो फिर हम क्या करने के लिए डायग्नोसिस कर रहे हैं? सी दिस मेरे इज ख्याल से कॉज तो नहीं, पर वो पूछना चाह रहे हैं हमसे हाइपोनेट्रीमिया उसको क्यों कैसे हुआ, उसको कंफर्म करना है. इट कुड बी. दरअसल ये सप्ली 2008 का क्वेश्चन है और इसके आंसर्स में मुझे यही समझ आया. इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू ऐड, आप लोग भी बताएं. व्हाट डू यू थिंक द like the actual cause could be at the end of the day? We know there's trauma, head injury hai, so but like the easiest answer would be to do the serum electrolytes of the levels. ठीक है, enumerate 3 treatment options. तो आप इसके जो हाइपोनेट्रीमिया है इसको क्या क्या देंगे करेक्ट करने के लिए? लूप डायूरेटिक. हाँ दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमने क्या देना है? सेलाइन देना है इसमें, लूप डायूरेटिक और सेलाइन. और आई गेस कि ये सवाल जो है ना सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन ना हो, क्योंकि उसमें भी ट्रॉमा के बाद ही वो डेवलप होता है. एंड दैट विल आल्सो प्रेजेंट विद हाइपोनेट्रीमिया. जो भी पर्सन अगर डिटोरेट कर रहा है कॉन्शियसनेस उसकी और सोडियम लो है, तो उसको जो फर्स्ट कॉज हम समझते हैं उसकी हाइपोनेट्रीमिया का, वो SIADH हम कंसीडर करते हैं उसको. फिर उसकी कंफर्मेशन के लिए देन वी विल डू कि हम उसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी चेक कर लें या यूरिन में सोडियम का लेवल चेक कर लें. ये पूछा हुआ शायद. प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सीरम तो कर लिए. यूरिन वाला भी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी चेक करेंगे, यूरिन में सोडियम का लेवल भी चेक करेंगे. वो जो टेबल है ना वो सारे SIADH को पूरा जो उसकी वो होती है डायग्नोस्टिक फॉर्म, वो सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे इसमें. ठीक है, चलो फिर अगर इसको हम SIADH कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन, तो फिर हम इसके डायग्नोसिस के लिए, ये बाय द वे पेज 357 पे है डेविडसन की, जो फॉलो करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उसमें फिर हम उसके प्लाज्मा में सोडियम और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेक कर लेंगे और यूरिन की सोडियम और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक कर लेंगे. ठीक है, चलो. अच्छा, SIADH में आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग. अगर नॉर्मल जो बंदा है उसके बॉडी में सोडियम कम है, तो क्या उसकी यूरिन में सोडियम कम होगा ज्यादा? कौन बताएगा? ये नॉर्मल बंदा कम होना चाहिए क्योंकि किडनीज वो करेंगे, सेव सोडियम करने की कोशिश करेंगे सोडियम को. बिल्कुल ठीक. लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होता है, जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम नहीं होती. ठीक है, वो ज्यादा होती है. ठीक है, और सिमिलरली ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल लोगों में अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम है तो हमारी यूरिन की भी ऑस्मोलैरिटी कम होनी चाहिए. ठीक है, बचा रही है उसको, लेकिन इन पेशेंट्स में ऑस्मोलैरिटी भी कम नहीं होगी. ठीक है, तो ये इसके डायग्नोसिस के लिए हो जाएगा. अब हम इन्यूमरेट 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर कर रहे हैं तो हम इसके अंदर सिंपली हम लोग वही उसका लिख सकते हैं, नॉर्मल सलाइन फिरोसमाइड कर दें. ठीक है, ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन उसको कर देंगे. उसके साथ अगर हमने इसको SIADH का कर दिया तो मैंने इसकी ओरल ट्रीटमेंट्स आपको बताई थी, या फिर आप ओरल यूरिया थेरेपी है और वो एक वेसोप्रेसर एंटागोनिस्ट है वो देंगे. टोल्वेप्टन.
बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि इसको दो तरीके हैं इसको देखने के। तो दिस इज वन ऑफ दोज रैंडम क्वेश्चंस जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन बेसिक बेसिक ना आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम जो नैरी ने है बताया हुआ है कि वो आईवी फ्लूइड्स लेने के बाद डिटीरियोरेट होना शुरू हो गया, तो फिर डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया नहीं कहेंगे, बजाय इसके कि हम स्ट्रोक कंसीडर करें और फिर एडीएच की तरफ लेके जाएं। See, this is the issue with this question. I already told you this. इस क्वेश्चन में बहुत डिस्कशन हो चुकी है वेरियस ग्रुप्स में, और इसके बहुत डिफरेंट आंसर्स भी आ चुके हैं। कोई कह रहे डाइल्यूशन है, कोई कह रहे हैं एसआईडीएच। दैट्स व्हाई आई वाज आंसरिंग इट एज हाइपोनेट्रीमिया है, और डायग्नोसिस के लिए हमारे पास लैब वैल्यूज करा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, और फिर 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस इजी हो जाते हैं ना। फिर हमारे पास जब पता चल गया हाइपोनेट्रीमिया है, तो फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। तो इट मेक आवर लाइफ इजियर जस्ट टू आंसर इट इन अ सिंपल वे। तो अगर तो ये रैपिडली इसको डेवलप हुआ एडीमा, तो फिर हाइपरटोनिक सेलाइन देना चाहिए। दैट वुड बी द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ब्रेन एडीमा We के can साथ just जो write होता है। in fluid management. Mild की लिख दें fluid restriction, moderate की लिख दें normal saline plus furosemide, severe की लिख दें hypertonic 3%। ठीक है, तो ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। यप। तो डोंट वरी, हमारे हमेशा प्रॉफ में देयर इज ऑलवेज वन और टू क्वेश्चंस जो थोड़े से इस तरह होते हैं, बट होपफुली विल बी एबल टू कैच दोस। ठीक है, वी आई वांट टू मूव ऑन टू acute renal failure, but I स्क्रीन think शेयर बंद हो गई है। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर मैंने खुद ही बंद की है क्योंकि मैं ब्रेक लेने लगी हूँ। तो 10 मिनट की थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो जस्ट री एनर्जाइज माई सेल्फ तो आई सी यू गाइज एट 8:18। ठीक है।
All right, let's get started with this and just check अगर recording on है. हाँ, recording on है. ठीक है. अच्छा, अभी हम करने लगे हैं acute kidney injury. Can somebody confirm कि आवाज ठीक आ रही है? Is the audio all right? Check 1, check 2, check 3. Maybe the audio is not all right. Let me try again. आवाज आ रही है? ठीक आ आ रही रही है है। आवाज। चलो ठीक है, अब ठीक है। ऑलराइट, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, इसकी कॉजेज हम लोग काफी दफा कर चुके हैं, बट वी आर गोना गो ओवर देम अगेन। और ये मैं प्राइमरीली जो है डेविडसन से पढ़ा रही हूँ, पेज 411 के ऊपर आप जा सकते हैं, और इसके ऊपर फिगर बना हुआ है, फिगर 15.18, जिसके अंदर कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी हैं, तो वो आप लोग खोल लें। मेन जो हैं वो कॉजेज याद करने वाली हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी सी मुझे पिक्चर मिली थी नेट से। इनका YouTube पे एक लेक्चर भी है, pretty interesting, ये मैं लिंक भेज दूंगी if you guys are interested in watching it, ठीक है। तो 3 हमारे पास acute kidney injury की causes आती है ना। What is acute kidney injury? It is a reversible decrease in GFR, ठीक है। जब हमारे पास इरिवर्सिबल हो जाएगा तो उसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, ठीक है। acute renal failure में it is a reversible decrease in glomerular filtration rate, ठीक है। तो रिवर्सिबल है ये, और इसमें हमारे पास जो 3 कॉजेज आ रही हैं वो या प्री रीनल है, या इंट्रा रीनल जिसको कहते हैं, या पोस्ट रीनल, ठीक है। तो प्री रीनल में वो सारी कॉजेज आती हैं जिसके अंदर देयर इज इम्पेयर्ड परफ्यूजन ऑफ द किडनीज, ठीक है, ब्लड नहीं ठीक मिल रहा किडनी को। ये किस किस केस में होगा? कोई कार्डियक फेलियर हो गया है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया है, डिहाइड्रेशन, सेप्सिस, ठीक है। जिस भी कॉज से हमारी किडनीज को ब्लड नहीं मिल रहा है, या तो ये कि सिस्टेमिकली जो है हाइपोटेंशन हुई पड़ी है, ठीक है, या फिर वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास है इंट्रा रीनल कॉजेज। इंट्रा रीनल के अंदर किडनी के अंदर कोई डैमेज है, ठीक है, किडनी के डिफरेंट पॉइंट्स पर डैमेज होगा। तो बड़ा मजे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने, मैं नेफ्रॉन बना दूं एक अदद। ये इसका वो है नेफ्रॉन का, जो उसकी वोमेन्स होती है, और ये इस तरह यूं PCTI, फिर यूं डिप करके यूं गया, फिर ये और फिर यहाँ से, ठीक है। तो जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इंट्रारीनल कॉज में आ रहा है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ आप SLE जरूर याद रखें, ठीक है। लूपस का जो किडनी इन्वॉल्वमेंट है, इट इज अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो इस पूरी ट्यूब्यूल के अंदर इसके जो सेल्स हैं ट्यूब्यूल के, ये डाई करना शुरू हो जाएंगे, तो इट विल बी नोन एज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और ये काफी वजहों से हो सकता है, कोई ड्रग्स हैं ऐसे, कोई टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है उसके अंदर बॉडी के अंदर भी जब कोई बर्न्स होते हैं, रैब्डोमायोलिसिस होता है, जब भी कोई इस तरह क्रश इंजरी होगी, शॉक हो गया, उसके अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल फेलियर है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास इंटरस्टिशियल में मसला हो सकता है इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है, इसकी भी अगेन एलर्जिक कॉजेज हैं, ड्रग्स, टॉक्सिन्स वगैरह से, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये कुछ मेन चीजें हैं। उसके अलावा हाँ, एक और कॉज मिस कर गई हूँ मैं, वेस्कुलर कॉज, ठीक है। तो आपको पता है जहाँ से सारी वेसल्स ये फिल्टर करके, सॉरी, ग्लोमेरुलस जाता है फिल्टर करके, फिर यहाँ यूं वेसल्स आती हैं, इनको कहते हैं वेजा रेक्टा, फिर इवेंचुअली वो जाके रीनल वेन के साथ मिल जाती है। तो जब भी कोई वेस्कुलर कॉज होगी तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूट करती है रीनल कॉजेस, ठीक है। पहले आई थी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर हमारे पास था एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, फिर हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, और फिर उसके बाद है वेस्कुलर कॉजेस, ठीक है, स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस या जो भी। तो ये हमारे पास आ गई हैं इंट्रारीनल कॉजेस, ठीक है। फिर हमारे पास आ रही हैं पोस्ट renal causes, and post renal are all associated with any kind of obstruction in this whole pathway. यहाँ ब्लैडर में यहाँ BPH हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, ठीक है, सर्विकल कैंसर हो गया, फिर कोई यहाँ रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो रही है जिसकी वजह से यूरेटर चिपक गई है, स्टोन है कोई, ठीक है, यूरिनरी कैल्कुलाई हो सकते हैं। तो देयर इज ऑल ऑफ दीज रीजंस फॉर विच जो है हमारे पास पोस्ट रीनल कॉज आ सकती है,
ठीक है, तो ये मेन हमारे पास होगी कॉजेज। अब हम थोड़ी सी क्लिनिकल फीचर्स को देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर में हमने मेन चीज देखनी है इसकी ओलिग्यूरिया, ठीक है। देयर विल बी लेस यूरिन फॉर्मेशन और मे बी एन्यूरिया भी हो सकता है, ओलिग्यूरिया या एन्यूरिया, ठीक है। तो मेरे पास इसकी एक सेकेंड, दिस इज बेसिकली स्टफ दैट वी डिड लास्ट ईयर, जो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करने लगी हूँ। Where is this gone? हाँ, दिस इज आवर बेसिक पैथोलॉजी, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको देखने से ना हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है क्लासिफाई टाइप्स एक्यूट रीनल फेलियर की, प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर क्या है हमारे पास है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ, किसी भी शॉक, किसी भी क्रश इंजरी में, किसी चीज में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो सबसे पहले हुए जाता है, ठीक है। फिर प्री रीनल एजोटीमिया को हम दे सकते हैं, प्री रीनल कॉजेस को, ठीक है। अब कुछ डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हैं, दो चीजें, एक फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है, ठीक है। मतलब क्या ये बेसिकली सिग्निफाई करती है कि सोडियम जो है यूरिन में कितना निकला है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब आपके पास एक्यूट रीनल फेलियर होगा तो ओलिग्यूरिया होगा, पक्की बात है ये, ठीक है। यूरिन कम हो जाना चाहिए। तो जब आप यूरिन के अंदर जो है आप ये सोडियम की एक्सक्रीशन देखेंगे तो प्री रीनल कॉजेज में लेस सोडियम विल बी एक्सक्रीटेड। क्यों? बिकॉज अभी किडनी का फंक्शन तो फिलहाल ठीक है ना, तो वो तो सोडियम को बचाएगी, तो लेस देन 1% होगा ये। जो दूसरी हमारे पास रीनल एंड हाँ पोस्ट रीनल कॉजेज आएंगी, उसमें किडनी नहीं सही काम कर रही, तो उसके अंदर ये वो हो जाएगा, डिरेंज हो जाएगा, मोर देन 2% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किडनी नहीं सही काम कर रही ना। रीनल के अंदर ये है कि वो ऑलरेडी किडनी का ही मसला है, और पोस्ट रीनल में ये है कि वो बैक फ्लो की वजह से किडनी को सही काम करने ही नहीं दे रहा, ठीक है। मुझे GFR, नहीं समझ आ रहा। ऑलराइट, लेट्स गो ओवर इट अगेन, ठीक है। Okay, what exactly is fractional excretion of sodium? It means कि urinary sodium in relation to serum sodium क्या है, ठीक है। तो हमने जैसे जब सोडियम डिसऑर्डर्स देख रहे थे, मैं ये कर लेती हूँ, सोडियम डिसऑर्डर्स देख रहे थे, अच्छा नॉर्मल बंदा है जिसकी बॉडी में फॉर एग्जांपल सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है x, तो उसको कितनी सोडियम, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके सारे फ्लूइड्स नॉर्मल है, तो वो यूरिन में कितनी देगा सोडियम, x, ठीक है। क्योंकि जितना बॉडी में है उतना ही वो रिलीज कर देगा, क्योंकि कोई मसला नहीं है ना, सोडियम ऊपर नीचे नहीं है, उसको कुछ मेंटेन नहीं करना होम्योस्टेसिस का, किडनी नॉर्मल जा रही है, ठीक है। तो what does the fractional excretion, it tells us कि what is the ratio of urinary sodium in compared to serum sodium। तो नॉर्मल बंदे में ये होनी चाहिए क्या, less than 1% है ना, ठीक है। सेम हो रहा हो, less than 1% हो जाए। अब जब किडनी नॉर्मल काम कर रही है तो ये लेस देन 1% ही रहेगा ये रेशियो, ठीक है। जब किडनी सही काम कर रही है तो ये रेशियो लेस देन 1% रहेगा। ये किस कॉज में होता है, प्री रीनल में, क्योंकि प्री रीनल में मसला था, अच्छा वो ब्लड नहीं सही जा रहा, GFR मेंटेन नहीं हो पा रहा, लेकिन एज सच किडनी का फंक्शन इनिशियली तो सही था ना, किडनी तो बिल्कुल सही काम कर रही है। वो अलग बात है कि जैसे प्रोलॉन्ग्ड मसला रहे तो उसके अंदर वे क्रॉनिक किडनी डैमेज की तरफ चला जाता है। अभी हम अक्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कॉज आ रही है इंट्रा रीनल या पोस्ट रीनल, तो उसके अंदर जो है किडनी का फंक्शन नहीं सही नहीं हो पाएगा। इंट्रा रीनल तो समझ आती है बात, किडनी के अंदर ही मसला है। और पोस्ट रीनल क्या है कि डाउनस्ट्रीम जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो GFR को उसको मेंटेन नहीं करने दे रही, तो वो किडनी को ना काम नहीं करने दे रही अपना। तो उस केस में हमारे पास ये जो फ्रैक्शनल ये सोडियम आ रहा है ये मोर देन 2% होगा, ठीक है। ये मतलब अब नॉर्मल होगा, इतनी सी बात है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन प्री रीनल एंड अदर कॉजेज। If kidney is not working, तो it represents कि urinary sodium excretion increase हो गई है और सोडियम की कम है पोस्ट रीनल में। यप, बेसिकली सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही किडनी, अगर तो आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही ना। हाँ, इसका यही मतलब है कि अगर किडनी सही है तो इसका मतलब है वो सोडियम को एब्जॉर्ब कर रही है और वो उसको यूरिन में नहीं जाने दे रही। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो वो सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी बल्कि उसको यूरिन में एक्सक्रीट करती रहेगी। इसका यही है मीनिंग। हाँ,
हाँ डैमेज रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, अगर डैमेज हो गया में तो तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है रीअब्जॉर्प्शन। आगे, किडनी तो सही वर्क कर रही है, पोस्ट में तो ऑब्स्ट्रक्शन तो आगे हुई है, किडनी का ऑब्स्ट्रक्शन तो में कोई मसला एक नहीं। बात, एक चीज हाइड्रोनेफ्रोसिस भी तो होती है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन बैक फ्लो करेगा ना, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी किडनी में, तो किडनी फिर फंक्शन उनका भी लॉस हो जाएगा ओवर द टाइम। तो I'll just explain this point from here. जो पुंबल का पॉइंट है, तो अर्ली स्टेज में देखिए यहाँ पे लिखा पोस्ट में, अर्ली स्टेज में ये फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा किडनी डैमेज नहीं हुई। लेकिन इंक्रीज लेस देन 1 इज नॉर्मल। yeah, less than 1 is normal. This is the early stage ना, this is what I'm telling you, this is the early stage of post renal, है ना। लेकिन जब लेट स्टेज हो जाएगी, ठीक है, मतलब इनिशियली वेरी वेरी इनिशियली ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन इवेंचुअली जब तक हम उसकी लैब्स कराएंगे, ठीक है, वो लेट स्टेज मोस्ट प्रोबब्ली पहुंच चुका होगा, टाइम गुजर चुका होगा, तो ये अब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अगेन बैक फ्लो की वजह से ट्यूमुलर डैमेज शुरू हो जाएगा और किडनी विल नॉट बी वर्किंग वेल, ठीक है, इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर वन थिंग, चाहे इसका आपको मैकेनिज्म याद रहे कि नहीं, कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है, प्री रीनल के अंदर हमारे पास ये जो सोडियम है ये लेस देन 1% हो रहा होगा यूरिन के अंदर, और जो दूसरी दो कॉजेज हैं उसमें आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बस ये एक बेसिक ये चीज याद रख लें। देन वी हैव द BUN क्रिएटिनिन रेशियो, ठीक है, और ये प्री रीनल में हाई रहता है, ठीक है, और मैं इसका मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगी वरना ऑलरेडी आज जो है ना काफी हमने एक्सर्ट कर लिया है। इसमें ये है कि इसमें BUN क्रिएटिनिन हाई रहता है और जो दूसरे दो हैं उसमें लो हो जाता है, ठीक है, बस ये आपने याद रखना है, प्री रीनल में BUN क्रिएटिनिन हाई है रेशियो और दूसरे दो में लो है, ठीक है, जिसको ये मैंने बाय द वे आपको ग्रुप में भेज दिया है PDF, जो इंटरेस्टेड है इसको रीड करने में, ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन या लिखी है वो रीड कर ले, ठीक है, तो बेसिक याद करने वाली बात ये होगी। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमने देख लिया कि अच्छा मैं डेविडसन के ऊपर वापस जा रही हूँ। क्लिनिकल फीचर्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो प्री रीनल जो भी कॉजेज हैं तो वो ऑब्वियसली हाइपोटेंसिव होंगे, टैकीकार्डिक होंगे, ठीक है, पेरिफेरल परफ्यूजन उनकी अच्छी नहीं होगी, तो सारे आपने उनके टेस्ट करवा लेने हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने यूरिनरी सोडियम करवा लेना है, उसके अंदर आप BUN क्रिएटिनिन जब रेशियो कराएंगे तो वो हाई होगा, ठीक है, और बाकी उनका वाइटल साइंस को देखना, उनके जो फ्लूइड उनका वो है उसको रिप्लेस करना, ये सब ठीक है बेसिक चीजों में आ जाएगा। लेकिन किडनी से रिलेटेड एक है कि आपके पास ये जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम थी आपके पास लेस देन 1% आएगी, और इन्होंने यहाँ डेविडसन में टेबल है पेज 412 के ऊपर, इसके सबसे टॉप पे प्रीरीनल कॉज की ना इन्वेस्टिगेशंस बता रही हूँ मैं। तो यूरिन जो सोडियम है ये लेस देन 20 मिलीमोल हो जाएगा, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन सोडियम लेस देन 1% हो जाएगा, यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो जो BUN क्रिएटिनिन रेशियो में आपको बताया वो हाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा। फिर हमारे पास आ जाती है रीनल जो है प्रेजेंटेशन। अब रीनल प्रेजेंटेशन में ये, बाय द वे मैं अभी तक उसी टेबल पे हूँ, ये 15.25, ये अच्छा टेबल है, इसमें आप इसको मार्क कर लें, ठीक है। acute tubular necrosis मैं बताया is the most common cause of renal failure, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, सेप्सिस हो सकता है, ड्रग्स की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, एंड रैब्डोमायोलिसिस हो सकता है, स्नेक बाइट में भी ये हो सकता है। इसकी एग्जामिनेशन में हम सारा वो वाइटल साइंस चेक करेंगे, फ्लूइड्स असेस करेंगे, और अगर किसी को क्रश इंजरी हुई है तो हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस में आपको मैंने इन्होंने बताया कि फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है वो मोर देन 1% होगा, है ना, हमने डिस्कस कर लिया है मोर देन और इक्वल टू 1%, क्योंकि ये रीनल या पोस्ट रीनल कॉज में इसी तरह होता है, ठीक है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक और चीज है, यूरिन सोडियम मोर देन 40, इसकी एक है डेंस ग्रैन्युलर मडी ब्राउन कास्ट्स। ये अगर आपको क्वेश्चन में या MCQ में आ जाए कि डेंस ग्रैन्युलर मडी ब्राउन कास्ट्स आ रही हैं, तो ये पक्का पक्का आप समझ जाएं कि दिस इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। फिर हमारे पास अगर जैसे रैब्डोमायोलिसिस, क्रश इंजरी वगैरह, तो क्रिएटिनिन काइनेज भी रेज होगा, फिर अगर वो हुई है तो ऑब्वियसली मायोग्लोबिनूरिया भी हुआ होगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। फिर ये बाकी कुछ कॉजेज हैं, मैं ग्लोमेरुलर कॉज को बताती हूँ, जो मैंने एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आपको बताया वो हम SLE से रिलेटेड थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलर
acute glomerular nephritis, just consider SLE in your mind over here. तो इसके अंदर जैसे ये रैश, वेट लॉस, आर्थ्रैल्जिया सारी हिस्ट्रीज की लिखी हुई है, फिर एग्जामिनेशन पे हाइपरटेंशन, एडीमा वगैरह। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा प्रोटीनूरिया, ठीक है, ग्लोमेरुलर मसला हो रहा है ना, प्रोटीन भी लीक हो रहा है, हीमेटूरिया भी हो सकता है, रेड सेल कास्ट्स वगैरह आ रही हैं। फिर इसके अंदर आप जो दूसरे एंका लेवल्स और ये एंटी जीबीएम ये सारी जो कराएंगे तो वो आ सकती हैं पॉजिटिव, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जब हम ये डिफरेंट डिजीज देखेंगे ना उसको हम एड्रेस कर लेंगे सिमिलरली। फिर ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की कॉजेज बस आप याद रख लें, ड्रग्स वगैरह हैं और सार्कोइडोसिस में हो सकता है, ठीक है। और वैस्कुलर की भी सिर्फ आप वैस्कुलर बस एज अ कॉज याद रख लें, ठीक है। फिर पोस्ट रीनल के अंदर हमारे पास अगेन इसकी सिर्फ कॉजेज सफिशिएंट, बीपीएच, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा, ब्लैडर का कार्सिनोमा, ठीक है, स्टोन्स, ये आप याद रख लें, ठीक है। तो ये मेन है, हर किसी की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी इट विल बी रिलेटेड टू द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। मैनेजमेंट है पेज नंबर 413 के ऊपर, ठीक है। एक तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, इसको आप मार्क कर लें 15.26 वाला। मैं टेक्स्ट में से आपको जो जो मैंने पढ़ के अंडरलाइन किया हुआ ना वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ फॉलो कर लें, पेज 413 पे आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हीमोडायनामिक स्टेटस को हमने प्रिजर्व करना है। अगर पेशेंट आपके पास हाइपोवोलीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आप उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे उसके फ्लूइड्स वगैरह की, ठीक है ना। और बेस्ट हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए है रिंगर्स लैक्टेट, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस, राइट। और हम जो हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च सॉल्यूशंस वगैरह हम उसको अवॉइड करते हैं इस केस में, राइट। और आइसोटोनिक सलाइन भी है, बेहतर है ना दें। रिंगर्स लैक्टेट, इसको बस आप टॉप पे अगर अपनी बुक में आपने हीमोडायनामिक स्टेटस का लिखना है जस्ट राइट रिंगर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया रैप्डोमायोलिसिस, बर्न्स, हीमोलिसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और बहुत सारी चीजों में हाइपरकैलेमिया इज वेरी कॉमन, ठीक है। और हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस को हमने ट्रीट करना है और हाइपरकैलेमिया की हम ट्रीटमेंट देख चुके हैं। इनफैक्ट हम उसको अगर किसी का मूड है रिवाइज करने का तो हम रिवाइज कर लेते हैं। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना था हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर आगे हमने जो अंदर सेल्स के अंदर घुसाने के लिए पोटेशियम को इंसुलिन और ग्लूकोज देना था, और हमने जो पोटेशियम उसको लूज करवाने के लिए हमने रेजिन, मुझे याद आ रहा है, डायलिसिस याद आ रहा है, और लेकिन मेन है फ्यूरोसमाइड सेलाइन और डाययूरेटिक। हाँ, ठीक है, फ्यूरोसमाइड और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और मैं डायलिसिस इसलिए मेंशन कर रही हूँ इस केस में पहले इज बिकॉज आपकी किडनी ऑलरेडी काम नहीं करती तो बेहतर उसको डायलिसिस पे लगाया जाए, ठीक है। अच्छा, अब कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने क्या है उसको आपने एड्रेस कर लेना है। अगर आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने की जरूरत है तो आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपकी किडनीज काम नहीं करी तो मुमकिन है कि फ्लूइड आपका रिटेन हो रहा हो बहुत ज्यादा, ओलिग्यूरिया हुआ पड़ा है, ठीक है। तो उस केस में अगर एडीमा वगैरह हुआ हुआ है तो आप ट्रीटमेंट विद डायलिसिस कंसिडर करें और रेस्पिरेटरी सपोर्ट दें, बस इसका मेन कर लें। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को आपने ठीक कर लेना है। डाइटरी मेजर्स में आपने उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट वगैरह देनी है। और इसको ना प्रोटीन ना आप जैसे अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी पर डे है ना तो उसको उतनी ही रखें। मेक श्योर कि प्रोटीन इनटेक एक्सेसिव ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटीन कम कर दें, मैं कह रही हूँ उसको जितनी है बस उतनी रहने दे, डोंट गिव देम एक्सेसिव प्रोटीन। फिर इन्फेक्शंस का चांस जो है एक्यूट किडनी इंजरी वाले लोगों में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर उसको इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो उसकी एसोसिएटेड ट्रीटमेंट देनी है। फिर मेडिकेशंस के अंदर अगर उसको ड्रग इंड्यूस्ड किडनी इंजरी हो रही है और ड्रग इंड्यूस्ड के अंदर वी हैव एनसेड्स एंड एस इनहिबिटर्स जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं करवाते हैं बहुत ज्यादा। एनसेड्स एंड एस इनहिबिटर्स याद रख लें, ठीक है। ये इनको आपने रोक देना है, ठीक है। स्टॉप गिविंग देम द एनसेड्स एंड एस इनहिबिटर्स। फिर अगर कोई रीनल ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्वियसली आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करवाने की कोशिश करेंगे। और इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, ब्लैडर अगर फुल भरा हो तो हम पहले क्या करते हैं, मुझे कौन बताएगा ये? हाँ जी, ब्लैडर फुल कैथेटर भरा, पास करते हैं, फोरिस कैथेटर पास करते हैं। वो पास नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे? सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक, ठीक है। और फिर एंड पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन का ठीक करने के लिए आप यूरेटेरिक स्टेंट डाल सकते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर सकते हैं, ये हम सर्जरी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के साथ बस नहीं सही हो रहा पेशेंट, तो आपने उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देनी है। और इसमें आप बस ये 2 चीजें याद रखें, ठीक है, इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस एंड कंटिन्यूअस जो है वो कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये 2 चीजें इनका नाम है, इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस एंड कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। इसमें वही सेंट्रल वीनस कैथीटर वगैरह डालते हैं और आप बहुत ज्यादा जो है हीमोडायनामिक्स चेंज कर रहे होते हैं बॉडी की, तो इसका रिस्क ज्यादा होता है। एक तो कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं, या फिर अगर कोई अनस्टेबल पेशेंट है उसमें एकदम फ्लूइड आगे पीछे जाता है तो मसला हो जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन लास्ट ऑप्शंस आपके पास आती हैं, इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस एंड कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। और अगर हीमोडायलिसिस अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और डोंट वरी अगर आपको अभी ये थोड़ा लग रहा है कि हम बाद में डायलिसिस डिस्कस करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ, ठीक है। ऑल राइट, रिकवरी जो है वो यूजुअली इससे आफ्टर अ फ्यू डेज हो जाती है, किडनी ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और लेकिन ये है कि इनिशियली जब रिकवरी हो रही होगी ना, तो एकदम डायूरेसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप तो उसके अंदर फ्लूइड जैसे पंप किए जा रहे थे ना। तो हमने ऐसे बर्न्स के बाद नहीं पढ़ा था और बहुत सारे शॉक की स्टेज में ही पढ़ा था कि जब इनिशियली आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो पहले तो उनका फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डायूरेसिस की तरफ चला जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है यूरिन का वॉल्यूम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना अगर एकदम पेशेंट का बहुत ज्यादा यूरिन का वॉल्यूम चला गया है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रिकवरी फेज आपको इसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी सही करने पड़ सकते हैं, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर दें, ठीक है। तो हम वापस बेसिकली पता है इसकी जो समरी है ना 15.26 वाला जो बॉक्स है, ये बेस्ट दी हुई है, इसमें आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो एट द एंड जब आपने रिवाइज करना हो तो आप इसी बॉक्स से कर लें, तो इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज द एंड। और हम इसका एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसको डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। ओके 48, इसकी नजर आ रही है ना, स्क्रीन चेंज हुई, क्वेश्चन नजर आ रहा है? आ रहा है। All right, perfect. 48-year-old man is shifted to the emergency ward for police custody after developing anorexia, nausea, vomiting, intellectual clouding leading to drowsiness over 3 days. Accompanying guards inform that he has not urinated since the previous day. Physical examination reveals drowsy, unwell-looking person with facial puffiness, swollen hands and feet. Skin of extremities is studded with large ecchymosis. Limbs are tender as well, and neck veins are distended. His serum potassium is 6.8 and CPK is 1432. Oh my God. Hanji. सीपीके रेज है तो एक ही चीज में होगा, रेप्टोमाइलाइसिस में। हाँ, रैप्डोमायोलाइसिस की वजह से, लेकिन क्या हो रहा है इसकी बाकी ये जो he hasn't urinated for a day, मतलब क्या हो रहा है इधर? एक ही आया हो रहा है उसको रेप्टोमाइलाइसिस की वजह से। किडनी इंजरी। और प्री acute रीनल kidney इंजरी में है। सबसे कॉमन चीज क्या है जो होती है रीनल कॉज में? acute tubular necrosis, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो इसमें रैप्डोमायोलाइसिस हो रहा है और फिर उसकी एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है साथ में, ठीक है। तो ये नंबर देखें सीपीके का, ये 1432 है, ठीक है। 1000 जब नॉर्मली इसका लेवल होना चाहिए बिलो 200, ठीक है। मैंने बिलो 200 याद किया है। और जब ये मोर देन 1000 हो तो इट इज क्वाइट डायग्नोस्टिक। आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्जैक्टली इट इज, बट काफी ज्यादा ये रैप्डोमायोलाइसिस की तरफ पॉइंट करता है। और अगर ये अबव 5000 चला जाए तो ये बिल्कुल ये किडनीज को उड़ा देता है, मतलब बिल्कुल किडनीज खत्म हो जाती हैं, कंप्लीट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाला सीन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन्होंने लिखा है प्री रीनल अक्यूट रीनल फेलियर, फिर आप लिख दें ड्यू टू रैप्डोमायोलाइसिस, ठीक है। बट दैट वुड
that would come under the heading of renal cause ना, not the pre-renal. हाँ, this is the problem. So Rhabdomyolysis ATN करेगा ना हाँ, तो वो तो renal में आ जाएगा. so let me just gucha mucha this. That's why I wanted to discuss this. ये गलत है. Thank you for pointing that out. मैं ऐसे ही पढ़ गई. Acute renal failure होगा, उसका renal cause होगा, but and then due to rhabdomyolysis. ठीक है, ये मैं पता नहीं क्या लिख रही हूँ. मैं rhabdomyolysis लिख रही हूँ. ठीक है. Acute renal ATN due to rhabdomyolysis. हाँ कुछ भी लिख दो, बस ARF लिख के due to ATN और आगे हाँ, rhabdomyolysis जो भी most लिखना चाहे जो likely भी एक कहो. और साइन दी है इसमें ना, नेक वेन्स डिस्टेंडेड है, तो जेवीपी जो होता है नॉट रेज्ड इन प्रीरीनल कॉज हाँ उसमें नहीं एग्जामिनेशन होता. पे, हाँ, तो अनदर पॉइंट टू से कि इट्स नॉट प्रीरीनल, इट्स रीनल कॉज. एग्जैक्टली. हमारे ना पास पेपर बुक्स में ना कभी कभार वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, सो वी नीड टू बी केयरफुल. सॉरी, वेयर इज द जेवीपी? हाँ, नेक वेन्स आर डिस्टेंडेड. या देयर इज नो वे कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो किस खुशी में उसकी नेक वेन्स डिस्टेंडेड होंगी, मतलब. बट प्री रीनल में अगर कार्डियक कॉज है, कार्डियक फेलियर है, तो नेक वेन्स कैन बी डिस्टेंडेड. ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि अगर प्री रीनल कॉज है तो उसमें नहीं होंगी. दैट फर्दर डिपेंड्स ऑन के उसका सब कॉज क्या है. अगर तो वॉमिटिंग, डायरिया या डिहाइड्रेशन से है देन तो नेक वेन्स डिस्टेंड होना तो कोई वो सीन ही नहीं है. बट अगर उसे हार्ट फेलियर है तो ऑब्वियस सी बात है नेक वेन्स उसकी डिस्टेंडेड होंगी प्री ठीक है. रीनल में. Right. Yeah, that's correct. This is the type of discussion I like. Nice. ठीक है, तो लेकिन हमने अब इसका सीपी के लेवल देख लिया, हमने इसका पोटेशियम देख लिया, हमने कहा ये rhabdomyolysis है. 2 investigations to confirm the primary diagnosis and 1 investigation to confirm the cause. तो basically renal failure को देख करने के लिए 2 investigation चाहिए और 1 investigation cause confirm करने के लिए. हाँ जी, बताएं. यूराइनरी सोडियम और फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम तो हमें बता देगा कि ये रीनल कॉज है उन दो से. है ना, जो और हमने वो हाँ FE जो NA किया था, है ना. FE, हाँ वो, और यूरिनरी सोडियम जो है लेवल्स वो ज्यादा होंगे, FeNAV भी ज्यादा होगा. BUN क्रिएटिनिन यूजुअली ऐसे किडनी के जब मसला हो ना तो BUN क्रिएटिनिन डाल दो मत. ठीक है, BUN क्रिएटिनिन ठीक जो है. है इट विल बी लेस देन 15. मैंने बताया था कि सिर्फ प्री रीनल कॉजेज में मोर देन 15 होगा, इसमें लेस देन 15 और इसमें मोर देन इक्वल टू 1%. ये सही लगाया ना मैंने, हमेशा ये वाले ना सिंबल्स आगे पीछे हो जाते हैं मुझसे. ऑलराइट. ये आगे पीछे हो गया है. It's supposed to be more than. मैंने बोला more than था, लगाया हाँ पता नहीं मोर देन. more than 1% है. ठीक है, फिर हमारे पास 1 investigation to confirm the cause. rhabdomyolysis के अंदर उसने CPK तो किया हो रहा है, मतलब तो चल ही रहा है. मायोग्लोबिन यूरिया देख लेंगे, क्या करेंगे मायोग्लोबिन यूरिया देख लेंगे. अगर मायोग्लोबिन यूरिया मिल गया तो इट्स rhabdomyolysis, मसल ब्रेकडाउन. ठीक है, फिर नेम 2 थेरेप्यूटिक मेजर्स फॉर सीरम पोटेशियम लेवल. हाँ जी, फेवरेट क्वेश्चन हमारा. इंसुलिन. हाँ, इंसुलिन और वो ग्लूकोज लगा दी. हाँ जी, और लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, कैल्शियम IV, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे सबसे पहले IV, क्योंकि उसका 6.8 है. 6.5 से ज्यादा जब होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं IV, ताकि मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाए हार्ट की. कैल्शियम ग्लूकोनेट उसके दे दी हार्ट को. हाँ जी, फिर वो बिल्कुल सही कही पुंबल, इंसुलिन और वो दे दी. फिर उसके बाद और क्या दे सकते हैं? डायलिसिस. हाँ, और इसमें हम डायलिसिस डायलिसिस नहीं, पे डाल. मेरे ख्याल से डायलिसिस आप तब करते हो जब वो रिस्पॉन्ड ना करे आपके इनिशियल ट्रीटमेंट को. एग्जैक्टली, अभी तो और बिल्कुल वो भी डिपेंड डायलिसिस करता नहीं है करेंगे. क्रेटिनिन लेवल्स कितने हैं. ऐसे शुरू में नहीं करना होता डायलिसिस, वो क्रेटिनिन लेवल्स पे लेकिन डिपेंड करता अगर है. और eventually तक करेंगे तो we would prefer doing the dialysis, क्योंकि किडनी हाँ इंजर्ड है अगर अगर या करना पड़े. अगर हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो देन वी वुड गो टुवर्ड डायलिसिस. या तो देव आस्क्ड 2 थेरेप्यूटिक मेजर्स, और शुक्र है उन्होंने 2 पूछी हैं ताकि हम आखिरी वाले पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो कि डायलिसिस लिखें अब या फ्लूइड्स और फिरोसमाइड लिखें. तो हम सिंपली उसको IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे और इंसुलिन और वो दे देंगे. हाँ सही है. ठीक है ना. चलो जी, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया. तो इंशाल्लाह हम कल जो है हम क्रॉनिक किडनी डिजीज करेंगे और कुछ और रीनल की चीजें. बट सीरियसली क्रॉनिक जो रीनल के अंदर जो जितने मैं पास पेपर देखे हैं, इतने ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज